नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने एसएससी जीडी अर्थात एसएससी जीडी जो अभी एग्ज़ाम जो चल रहा उससे संबंधित कुछ मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आने वाले कल परसों एग्जाम में अर्थात जो आपके अपकमिंग जो एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसमें मैं प्रीवियस क्वेश्चन उसके साथ आजकल जो एग्ज़ाम जो पूछा गया अर्थात 16, 17, 18 नवंबर को जो एग्ज़ाम जो पूछा वो भी ऐड किया हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा, मैं पूरे विस्तार से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ ना कुछ मिलने वाला है। ठीक है ना, तो रेडी हो जाइए। बी स्टार्ट नाउ, कंटिन्यू। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा दोस्तों। क्या लिख रहा है देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। सबसे पहले मैं नीति आयोग के बारे में पूरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन न रहे। नीति आयोग का जो योजना का जो स्थापना हुआ था वह योजना आयोग की सिफारिश पे किया गया, अर्थात नीति आयोग का स्थापना जो होता है ना योजना आयोग की सिफारिश पे हुआ। अब योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होते हैं। अब इसका प्रथम अध्यक्ष जो इसका स्थापना जो हुआ था याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950 को हुआ था। अब इसका जो प्रथम अध्यक्ष थे अर्थात भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और इसका प्रथम उपाध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इसका अंतिम उपाध्यक्ष ध्यान दीजिएगा, अंतिम उपाध्यक्ष की अगर बात की जाए योजना आयोग का ना, तो मोंटेम सिंह वालिया होते हैं, मोंटेम अहूवालिया थे, मोंटेम अहूवालिया, ये याद रखिएगा। और अंतिम अगर योजना आयोग के अध्यक्ष अगर बात किया जाए ना तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो यह 2015 में खत्म हुआ, तो 2015 के समय कौन थे, और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो यहाँ से इतना आप लोगों को क्वेश्चन बन गया। अब इसी के सिफारिश पे अर्थात 1 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग की स्थापना किया गया। अब नीति आयोग का फुल फॉर्म सबसे पहले समझें, नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग बने रहिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछ रहा दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसमें मैं जो बोलूँगा आप लोग माइंड में रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वह प्रधानमंत्री, अर्थात इसका आंसर हो गया प्रधानमंत्री। तो वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हो गए, नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब किया गया था, देखिए 1 जनवरी 2005 को। इसके उपाध्यक्ष जो है ना वर्तमान राजीव कुमार है, याद रखिए, इसका जो वर्तमान जो उपाध्यक्ष है राजीव कुमार है। ठीक है, ये माइंड में आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ एक आते हैं सीओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इसका जो अमिताभ कांत है, देखिए मैं लिखे हूँ। और इसके पहले उपाध्यक्ष की बात करें ना तो अरविंद पनगड़िया है, ये याद रखिए, अरविंद पनगड़िया था, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और नीति आयोग का हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। और बस इतना ही था, इसमें मैंने लाने का प्रयास किया था। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमाएं साझा करती है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताना चाहता, देखिए इसमें क्या कर, कौन सा नेपाल के साथ सीमाएं साझा करती है ना, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक देता हूँ, उस ट्रिक को आप लोग हमेशा माइंड में रखिएगा। तो वो ट्रिक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, अपना दोस्त को नाम लिख दीजिए सुब्बू, चाचा चौधरी को याद कीजिए, सब्बू था ना तो सुब्बू। ऐसे हो गया सिक्किम, यू से उत्तर प्रदेश, बी से हो गया बिहार, बी से बंगाल, यू से उत्तराखंड। तो आप लोग सुब्बू से याद कर सकते हैं। ऐसे सिक्किम, यू से उत्तराखंड, बी से बिहार, बी से बंगाल, यू से उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक उत्तर प्रदेश एक उत्तराखंड है, अर्थात ये सभी ऑप्शन देखिए, उत्तराखंड भी है, उत्तर प्रदेश भी, सिक्किम भी है, यानी उपरोक्त सभी है। तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। और नेपाल की स्थापना किसने किया था, पृथ्वीराज रासो ने किया था। इस चीज़ को भी आप लोग माइंड में याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। क्या लिख रहा, सुगौली संधि निम्नलिखित में से किन दो पक्षों के बीच हुई थी। तो सुगौली संधि काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है। तो सुगौली संधि जो है ना नेपाल और ब्रिटिश के बीच हुआ था, नेपाल और ब्रिटिश के बीच हुआ था। हमेशा ये याद रखिए कब हुआ था, तो एक क्वेश्चन आता है कब हुआ था, तो हमेशा याद रखिएगा 4 मार्च 1816 को हुआ था, और नेपाल और ब्रिटेन के बीच हुआ था, अर्थात ब्रिटिश के बीच में हुआ था सुगौली की संधि। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेपाल में दुनिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए नेपाल में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है, नेपाल में। यहीं से एक क्वेश्चन बन गया। अब देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल उसका नेपाल में क्या नाम है। तो दोस्तों नेपाल में जो उसका नाम है सागर माथा, याद रखिएगा, क्या दोस्तों, सागर माथा, ये हमेशा याद रखिएगा। और चीन में अगर पूछता ना तो चीन में जो उसका नाम होता है याद रखिएगा चोमो लांगुमा, ये चीन की नाम है, चा से चीन होता है, चा से चोमो लुंगामा, याद रखिएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब इसकी जो न्यूनतम जो ऊंचाई जो मापा गया है तो 8848.86, ये याद रखिएगा मीटर। अगर क्वेश्चन याद पूछेगा कि वर्तमान समय में माउंट एवरेस्ट में कितनी ऊंचाई में वृद्धि हुई, तो 0.86 मीटर, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, 0.86 मीटर।
देखिए मैंने लिखा हूँ 8 है 848.86 यानी कि 0.86 मीटर इसमें वृद्धि हुआ है। अब पहला महिला जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किया तो जुंको तुबई थे जो कि जापान के रहने वाले थे। और पहली अगर बोले अगर बोलेगा आप लोग से पर्वत दिवस कब मनाते हैं तो हमेशा याद रखिएगा 29 मई को पर्वत दिवस मनाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है 29 मई को पर्वत दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिए 29 मई 1953 को सबसे पहली बार एनवन हिलेरी और तेंजिंग ने जो कि एनवन हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड की रहने वाली है, तेंजिंग जो कि नेपाल की रहने वाले थे, इन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। इसलिए 29 मई को उन्हीं के स्मरण में अर्थात उन्हीं को याद है हम लोग 29 मई को पर्वत दिवस भी मनाते हैं। और इसकी वर्तमान ऊंचाई 8,848.86 है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं पढ़ता हूँ। क्या लिख रहा, नेपाल में वर्तमान भारतीय राजदूत कौन है। तो देखिए एम्बेसडर इसको कहते हैं। तो नेपाल में जो राजदूत है उसको याद रखिएगा विनय मोहन कांद्रा है। तो अब देखिए सबसे पहले याद रखिए इसमें मैं क्वेश्चन लाऊँ, बांग्लादेश की बात की है तो बात से बंगला बात से विक्रम यानी विक्रम दोरी स्वामी बांग्लादेश के हैं। यूएसए के काफ़ी इंपॉर्टेंस है तरनजीत सिंह संधू। और ब्रिटेन की अगर बात की जाए तो गायत्री स्मर कुमार। तो ये चीज एक में आप लोगों को 4 मिला है। अगर नेपाल की बात की जाए दोस्तों तो विनय मोहन, ठीक है। और बांग्लादेश की विक्रम, तरनजीत सिंह संधू ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI में बता रहा हूँ ये तरनजीत सिंह संधू है और गायत्री स्मर कुमार है। अब देखिए सबसे पहले याद रखिएगा अजय मिश्रा जो कि चीन के हैं और विनय कुमार एक जो है ना म्यांमार के भी हैं, दीपक कुमार मित्तल जो कि कतर के हैं और पीयूष श्रीवास्तव बहरीन के हैं। तो ये भी आप लोग माइंड में रखिएगा। यानी कि देखिए मैंने इस क्वेश्चन के माध्यम से 8 आप लोगों को भारतीय राजदूत बनाया हूँ। राजदूत उन्हें कहते हैं जो किसी देश पर शासन नहीं किया। और उसके साथ साथ देखिए अगर मान लीजिए कि अमेरिका में किसी भारतीय को पुरस्कृत किया जाए अर्थात नरेंद्र मोदी को पुरस्कृत किया जाएगा, अगर नरेंद्र मोदी वहाँ नहीं पहुँचते ना तो भारतीय राजदूत उसे अडॉप्ट कर लेंगे। क्लियर है, तो इस टाइप से होता है। तो इस चीज़ को आप लोग माइंड में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी महिलाओं के लिए भूटान की राष्ट्र पोशाक है। देखिए यहाँ पे भूटान की राष्ट्र पोशाक के बारे में बात कहाँ की महिलाओं भूटान की। तो इसमें हमेशा याद रखिएगा भूटान की राष्ट्रीय पोशाक क्या महिला लोग, एक महिला लोग के लिए होती है पुरुष के लिए। तो पुरुष के लिए जो होती है ना घो होते हैं, क्या रखिएगा दोस्तों घो। और महिला लोग के लिए होते हैं कीरा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और नेपाल का जो होता है ना, नेपाल में महिला के लिए गामियो चोलो बोलते हैं या पुरुष के लिए टटा सुरुवाल। तो हमेशा इस चीज़ को आप लोग माइंड में रखिएगा। अर्थात भूटान की जो राष्ट्र पोशाक होती है महिलाओं लोग के लिए कीरा होती है। आप पुरुष के लिए बात करें तो घो, ठीक है। घो जो होते हैं वह पुरुष के होते हैं अर्थात मेल के लिए होते हैं। चलिए देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह था। तो देखिए उपग्रह किसे कहता है अर्थात इस इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट। सबसे पहले आप लोगों में बताते हैं कंसेप्ट के साथ। देखिए सबसे पहले ग्रह किसे कहते हैं, जो पृथ्वी के चारों, मान लीजिए अर्थ है ये आपका, जो पृथ्वी के चारों जो चक्कर लगाता है उन्हें हम लोग बोलते हैं ग्रह। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के जो चारों चक्कर लगा उन्हें क्या बोलेंगे, ये मान लीजिए पृथ्वी है, इनके चारों जो चक्कर लगाता है उन्हें बोलेंगे ग्रह। ठीक है, जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, अर्थात कुल ग्रह 8 हैं। अब जो यानी कि ग्रह के चारों चक्कर लगाता है यानी पृथ्वी के यानी ग्रह के चारों सूर्य के जो चारों चक्कर लगाता है, देखिए कन्फ्यूजन हुआ। मान लीजिए देखिएगा सबसे पहले सन है, ये सन यानी सूरज है, जो सूर्य के चारों जो चक्कर लगाता है उसे बोलते हैं ग्रह। मान लीजिए हमारे पृथ्वी है, ठीक है दोस्तों। अब पृथ्वी यानी कि ग्रह के जो चारों चक्कर लगाता है उसे बोलते हैं सैटेलाइट। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग माइंड में रखिएगा। तो यहाँ बोला ना प्रथम भारतीय संचार उपग्रह, तो इसमें जो होगा प्रथम भारतीय अगर बात किया जाए ना तो इसमें हमेशा याद रखिएगा एप्पल होता है। कौन सा था, एप्पल। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है एप्पल को कब छोड़ा गया था, तो हमेशा याद रखिएगा 19 जून 1981 को छोड़ा गया था। ठीक है, अगर यहाँ केवल पूछता भारतीय उपग्रह अगर बोलता ना तो आर्यभट्ट जो कि 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। ठीक है, तो इसमें मैंने लिखने का प्रयास क्यों, देखिएगा भारत का प्रथम उपग्रह हो गया आर्यभट्ट जो कि 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। फिर देखिए विश्व का प्रथम उपग्रह बात किया जाए ना तो स्पुतनिक जो कि रूस छोड़े था, स्पुतनिक 1। और विश्व का प्रथम अगर वैक्सीन की बात किया ना तो स्पुतनिक 5 जो कि रूस ने बनवाया था। ठीक है, और चंद्रयान प्रथम, देखिए यहाँ से याद रखिएगा चंद्रयान प्रथम जो चंद्रमा के चारों चक्कर लगाया था, तो चंद्रयान प्रथम जो है ना वह 2008 में छोड़ा गया था। अब डेट अगर पूछता है ना तो इस चीज़ को ही बताता हूँ, 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान प्रथम छोड़ा गया था। अब ये भी याद कर लीजिए 2019 अर्थात 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 जो कि GSLV MK3 से छोड़ा गया था। तो ये भी याद कर सकते हैं। चंद्रयान 1 2008 में
यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, चंद्रयान प्रथम जो था ना वह 2008 में अर्थात 22 अक्टूबर 2008 को छोड़ा गया था, और चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया था। इसमें जो है ना 50 वाट का रोवर लगा था, ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और जो चंद्रयान 2 जो है ना उसके वह 2 वर्षों में अर्थात 400 चक्कर लगाकर 2 वर्षों में वह 400 चक्कर लगाया। ये क्वेश्चन जीडी में पूछा है, जो कि 16 तारीख के एग्जाम में पूछा है। कुल 2 वर्ष में 400 चक्कर लगाया, ये भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो एप्पल का फुल फॉर्म होता है एरियन पैसेंजर पोर्टलैंड स्पॉन। ठीक है, 19 जून 1981 को इसका स्थापना हुआ था। देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन, जो कि रूस की थी। अब महिला बोले ना, वेलेंटीना टेरेस्कोवा। अब अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय, पुरुष की बात की जाए तो देखिए राकेश शर्मा, और महिला की बात की जाए तो कल्पना चावला। और जो करेंट अफेयर में अगर बात की जाए तो वो जो 4 भारतीय के, जो कि शीर्षा वंदला, जो काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है। ठीक है, अब देखिए पहली बार अंतरिक्ष मूवी जो है ना द चैलेंज, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। पहली बार अंतरिक्ष मूवी कौन सी बने? द चैलेंज, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। ठीक है, और करेंट अफेयर में कौन गई? शीर्षा वंदला, जो भारतीय मूल की है। देखिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए सबसे पहले जो भारत का जो संविधान दिवस मनाया था 26 नवंबर को मनाया था। अब मैं ये बताता हूँ क्यों मनाया था। देखिए दोस्तों, 2015 से अर्थात 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया था, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को, ध्यान दीजिएगा, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसी के याद में 26 नवंबर को 2015 से भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं। इससे पहले अर्थात 2015 से पहले मान लीजिए 2014 में 26 नवंबर 2014 को कानून दिवस मनाते थे। इससे पहले वह कानून दिवस मनाया जाता था। तो ये भी आप लोग माइंड में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ ऑप्शन से खेलता हूँ, उसमें ऑप्शन लायक तो कुछ है नहीं। और भारतीय संविधान को जो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ये भी आप लोग माइंड में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे पूरा मैं बताऊँ भारतीय संविधान की। देखिए प्रथम बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और इसकी अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। सबसे ज़्यादा वायुवृद्ध अर्थात एज होने के कारण इन्हें चुना गया था। दूसरी बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, इसकी अध्यक्षता अर्थात अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद, जिसे जिसे देश रत्न भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें उपाध्यक्ष जो चुने गए थे एच.सी. मुखर्जी चुने गए थे। ये भी क्वेश्चन बनता है, अगर बोलेगा ना प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे तो एच.सी. मुखर्जी, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तीसरी बैठक हुआ था दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को, और इसकी अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसी समय सबसे पहले प्रस्तावना की मांग किया गया था। ठीक है, और प्रस्तावना जो बनकर तैयार हुआ था यानी 22 जून 1950 को, ये भी माइंड में रखिएगा। और इसका कानूनी सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे। देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया। आखिरी बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को। आखिरी बैठक अगर बोलेगा ना 24 जनवरी 1950 को, और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इससे बनने में कुल वर्ष लगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ये भी काम रखिएगा। अब देखिए प्रतिवर्ष खेली जाने वाले 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम कौन सी है? तो मैं इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या है ट्रिक? देखिए आप लोग हंसिएगा, हंसना क्या है, हंसना। देखिए आप बाऊ, ये भी ट्रिक याद कर लिए। देखिए एस हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, क्लियर। एप्स हो गया फ्रेंच ओपन। देखिए मैं एक कलर यूज करता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 20 हो गया दोस्तों विलम्बडन ट्रॉफी, और यूएस हो गया यूएस ओपन। यानी अर्थात कुल 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस होते हैं, जिसके क्रमानुसार आप लोग को अगर याद करनी है तो आप बाऊ ट्रिक याद कर लीजिए। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर 20 हो गया विलम्बडन, और यूएस हो गया यूएस ओपन, सबसे लास्ट में यूएस ओपन चलती है। ठीक है, अब देखिए मैं लिस्ट प्रोवाइड किया हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखिएगा ग्रैंड स्लैम सबसे पहले जो सबसे पुराना, इसमें याद रखिएगा अगर सबसे पुराना की बात करें तो विलम्बडन ट्रॉफी है। विलम्बडन ट्रॉफी सबसे पुराना होती है, और इसकी स्थापना जो हुआ था ना 1870 में हुआ था। अब ये देखिए इसमें ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि यह कहाँ होती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इस चीज़ में लिस्ट में ध्यान दीजिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने। देखिए सबसे अगर पुराना की बात किया जाए तो विलम्बडन ट्रॉफी है, जो कि 1877 से चलता आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो खेली जाती है ना ग्रास मैदान पे खेली जाती है, नहीं घास के मैदान पे खेली जाती है, क्लियर। अब इसके बाद जो होती है यूएस ओपन, सबसे पुराना विलम्बडन ट्रॉफी, उसके बाद यूएस ओपन जो कि हार्ड कोस्ट पे खेली जाती है। 1881 में इसका हुआ था, 1881 में। तीसरा जो हो गया ना फ्रेंच ओपन, जो कि
क्ले कोर्ट पे खेली जाती है, वह 1891 में हुआ था। और सबसे नवीनतम की बात करें ना तो 1905 में ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो कि हार्ड कास्ट पे खेली जाती है। अब देखिए मेल की बात किया जाए, अर्थात ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ट्रॉफी की बात किया जाए, तीनों में मेल जो विजेता रहे, ये क्वेश्चन फिक्स आएगा। तो मेल की अगर बात की जाए ना तो नोवाक जोकोविच है, इस चीज़ को हमेशा याद रखें, नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। लेकिन यूएस ओपन में डेनियल मेदेव देव ने जीता। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा ये हमेशा कन्फ्यूजन देता है, लेकिन आप लोग माइंड में रखिए, यूएस ओपन जो जीता है डेनियल मेदेव देव, ठीक है। देखिए यूएस में आप लोग याद रखिए मेदेव देव है, इस चीज़ को माइंड में रख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा फिक्स सही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। यूएस ओपन में डेनियल मेदवेदेव रूस है। अब बाकी ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन ट्रॉफी में नोवाक जोकोविच है, जो कि सर्बिया के रहने वाली है। अब आते हैं महिलाओं की, तो देखिए सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला लोग जो जीती थी ना, उसका नाम है नाओमी ओसाका, जो कि जापान की रहने वाली है। और फ्रेंच ओपन जो है ना, बारबोरा बारबोरा क्राजिकोवा जीती है, बारकोवा क्राजिकोवा। और देखिए विंबलडन ट्रॉफी जो जीती है आस्ले बार्टी जीती है। और यूएस ओपन जीती है रमा कंद, जो कि ब्रिटेन की है। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। ग्रैंड स्लैम टोटल 4 होते हैं। सबसे पुराना की बात की जाए विंबलडन ट्रॉफी है, जो कि 1877 से स्टार्ट हुआ था। और सबसे नवीनतम ऑस्ट्रेलियन ओपन है, जो कि 1905 से हुआ था। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन ट्रॉफी तीनों जो जीता गया है वह नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया। केवल यूएस ओपन, जो कि अमेरिका के द्वारा चला जाता ना, उसमें डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। और महिला लोग की बात किया ना तो ऑस्ट्रेलिया ओपन का जीता है कौन है, नाओमी ओसाका। फ्रेंच, देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन बार बार हुआ था, यानी बार बोरा, ठीक है, याद कर सकते हैं। और विंबलडन ट्रॉफी देखिए विंबलडन तो असले बाल्टी लेट करता है तो उसको बाल्टी से पीटते हैं, तो ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। और यूएस ओपन कौन जीता, एमा रामकट्टू, इस चीज़ को आप लोग याद करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो देखिए सबसे पहले कोई बांध जो होता है ना किसी नदी के किनारे अवस्थित होती है, तो ये जो परियोजना देखिए लक्ष्मी रानी बाई परियोजना जो ना, यह किस नदी के किनारे अवस्थित है ये मैं बता दे रहा हूँ। तो ये जो ना बेतवा नदी के किनारे स्थित है। और इसका जो उद्गम जो था ना विंध्याचल पर्वत से होती है। और इसका मुहाना जो है जमुना नदी पे है। और इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के, अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि रानी लक्ष्मीबाई का समाधि कहाँ है, तो याद रखिए ग्वालियर में, ठीक है। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है। तो पहली महिला की बात करें ना तो देखिए आशा पूर्णा देवी है, अन्नपूर्णा देवी नहीं, आशा पूर्णा देवी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसका ऑपरेशन करता हूँ, क्योंकि ऑपरेशन में ही काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना, यह 1965 से चलता आ रहा। ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो है ना उद्घाटन 1955 से ही चलता आ रहा, सॉरी 65 से, तो यह 1965 से चलता आ रहा। और सबसे पहले अगर पुरुष में अगर मिला ना तो शंकर ग्रुप को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, ये आ जाएगा क्वेश्चन, शंकर ग्रुप को ही मिला था, ठीक है। और महिला लोग की बात करें तो आशा पूर्णा देवी को मिला था। और शंकर ग्रुप को जो मिला था ना वह केरल की भाषा मलयालम के लिए मिला था, क्लियर। अब भारतीय साहित्य का सर्वोच्च अवार्ड जो बोला था ना उसे बोलते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार जो था वह ज्ञानपीठ पुरस्कार पुरुष में सबसे पहले मिला शंकर ग्रुप को और महिला में आशा पूर्णा देवी को, क्लियर है दोस्तों। चलिए आप लोग इसी प्रकार से बने रहिएगा। अब देखिए आशा पूर्णा देवी को तो मिला था, लेकिन किस भाषा के लिए, बंगाली के लिए। अब देखिए 2019 में जो है ना 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किससे मिला था, अकितम अच्युतम नवो दूरी को मिला था। इस चीज़ को भी आप लोग माइंड में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। तो देखिए इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंस है ये। तो मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र जो ना वह लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था, जो कि इटली के रहने वाले हैं। लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया, जो कि इटली के रहने वाले हैं। अब देखिए लूर संग्रहालय जो है ना वह पेरिस में है। और उसकी पहली महिला जो बनी थी लॉरेंस डेस क्रॉस, इस चीज़ को आप लोग माइंड में याद कर लीजिएगा। चलिए व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो व्यास सम्मान जो है देखिए यहाँ पे ये भी एकदम क्वेश्चन ऐसा बनता है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। व्यास सम्मान पूछा ना ये, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया था। देखिए साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया जाता है। अब इसकी जो स्थापना हुआ था याद रखिएगा 1991 से दिया जा रहा साहित्य व्यास
सम्मान, ठीक है। और सबसे पहले दिया गया था बिरला, देखो ये जो है ना बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया था, इस चीज़ को भी आप लोग माइंड में याद रखिएगा, बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और सबसे पहले रामविलास शर्मा को मिला था, सबसे पहले व्यास सम्मान प्राप्त करता जो है रामविलास शर्मा है, जो कि 1991 में प्राप्त किए थे। 2020 का बात किया तो शरद पगारे को मिला था, शरद पगारे। और उसका किताब जो था ना पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के लिए मिला था। इस चीज़ को आप लोग हमेशा माइंड में रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में कौन सी भूटान की सबसे लंबी नदी है? सबसे पहले भूटान याद रखिएगा, भूटान, देखिए भूटान, तो भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य का नाम आप लोग याद कर लीजिए। तो मेरे लिए एक फनी ट्रिक है, क्या फनी ट्रिक नहीं, सिंपल है, पे मैं साफ याद कर लीजिए। देखिए दोस्तों, एस से हो गया सिक्किम, ए से हो गया अरुणाचल प्रदेश, फिर ए से हो गया असम, अब बी से हो गया दोस्तों बंगाल। ये 4 ऐसे स्टेट है ना जो आपको भूटान को स्पर्श करता है, क्लियर है। और ये जो क्वेश्चन है ना जेपीएससी में पूछा था कि इसमें से कौन सा स्टेट इसको टच नहीं करता, तो उसमें बिहार दिया हुआ था, जो कि बिहार स्पर्श नहीं करता, क्योंकि 4 ही स्टेट को ये स्पर्श करता है, क्लियर। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भूटान की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भूटान की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों वो मानस नदी है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। कौन सा नदी है? मानस नदी है। अब बोलेगा म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इरावदी, इरावदी है, ठीक है, जो कि अंडमान निकोबार के सबसे निचली पार्ट, ऊपरी पार्ट्स में आते हैं ये। और पाक की सबसे लंबी नदी सिंधु। अगर बोले ना सिंधु घाटी बल्कि सिंधु नदी के लिए नदी परियोजना कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। ये भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और आयूब खान के बीच में हुआ था, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए भूटान में कुल प्रांतों की संख्या 9 है, इसका कॉलिंग कोड है +975 है, ठीक है। और इसका सबसे ऊंचा पर्वत बोलते हैं गंगेश्वर पुनसुन, और खेल जो है तीरंदाजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए सब करंट है। देश की पहली सी प्लेन सेवा किसने जारी किया? सी से यानी नरेंद्र मोदी, याद रखिए गुजरात। भारत का पहला टायर पार्क जो है ना वह याद रखिए कलकत्ता में। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये हमारा गलत था लेकिन इसे मैं सही किया हूँ। भारत का पहली सौर ऊर्जा में चलने वाली ट्रेन कहाँ पे? केरल में है। अब भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ पे? उत्तराखंड में है। तो ये चीज़ याद रख ले। भारत का पहले सी प्लेन सेवा किसने स्टार्ट किया? तो गुजरात के रहने वाले मोदी, अर्थात गुजरात याद कर सकते हैं। टायर पार्क जो है ना हमेशा याद रखिए कोलकाता में। कहाँ पे दोस्तों? कोलकाता में है, ठीक है। अब पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का है? केरल है, क्योंकि केरल में लोग तो पढ़े लिखे होते हैं। अब भारत का पहला मॉस गार्डन का तो उत्तराखंड में। तो ये चीज़ आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। भौगोलिक संकेत जीआई टैग के अनुसार दिया था। देखिए जीआई टैग सबसे पहले ये जो अधिनियम जो है ना वह 1997 में स्टार्ट हुआ था। और इसके लिए सबसे पहले जो ना इसका अधिनियम जो इसमें दे भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम के आधार पर दिया था ये, ठीक है। और पहला जो मिला था वह दार्जिलिंग चाय, जो कि कोलकाता का मिला था। तो इस चीज़ को आप लोग याद कर सकते हैं। क्या लिख रहा? पोक्काली एक अद्वितीय लवण सहनशील चावल की है, किस किस्म है? तो ये केरल की है। देखिए काला नमक चावल जो उत्तर प्रदेश की है। छात्र चाऊ, देखिए चौक छाऊ काला चावल जो मणिपुर की है। कतरनी चावल बिहार की है। लाल चावल असम की है। बड़ा कोलम चावल महाराष्ट्र की है। दिनौर चावल मध्य प्रदेश की है। यानी ये जो जीआई टैग मिलता है उससे रिलेटेड है। अब देखिए जीआई टैग की समय सीमा क्या है? मैंने अभी बताया था 10 वर्ष के लिए मिलता है किसी भी चित्र के लिए। और झारखंड के भी हजारीबाग को मिला था, किस चीज़ के लिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हमारे लिए, ठीक है, जो कि मई 2020 में मिला था। तो आप लोग इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेपाल का अंतिम राजा कौन है? देखिए सबसे पहले नेपाल का प्रथम राजा के बारे में मैंने बताया था, पृथ्वी नारायण शाह था, और उसी ही नेपाल का संस्थापक बनाया था। और नेपाल का अंतिम राजा बोला जाए ना तो 25 सितंबर 1778 को इसका स्थापना हुआ था। और अंतिम राजा बोले था राजा ज्ञानेंद्र थे, क्लियर। तो चलिए रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 15 होते हैं। देखिए मैंने प्रयास किया बताने के लिए। तो रग्बी में कुल 15 होते हैं, क्रिकेट में 11, फुटबॉल में भी 11, बेसबॉल और खो खो में होते हैं 9, कबड्डी में 7, बेसबॉल में 6 और बास्केटबॉल में 5 होता है। पोलो में 4, वाटर पोलो में 7। तो चलिए दोस्तों कैसा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। देखिए क्या लिख रहा है दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, इसके बारे में आप लोग को बता दें। देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के संस्थापक जो ना दादा भाई नौरोजी हैं। अब उन्हीं के स्थान पे दिया था, जिसे भारतीय सिनेमा के जनक कहा जाता है, तो उन्हीं के नाम पर ये स्टार्ट हुआ, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले इसमें मैं ऑपरेशन करता हूँ। सम्मानित प्रथम व्यक्ति अगर बोले तो देविका रानी, देविका रानी थी। देखिए प्रथम भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च रकम जो था 10 लाख था इसका, ठीक है। अब देखिए इसकी पहली बैठक हुआ था 1969 में, जिसमें देविका रानी को चुना गया था, ठीक है। अब 50वां बोले दादा साहेब पुरस्कार किसे मिला? तो 50वां याद रखिएगा अमिताभ बच्चन, बिग बी,
क्या बोलते हैं उन्हें दोस्तों, बिग बी। 50वां की बात किया जाए तो अमिताभ बच्चन, और वर्तमान यानी लास्ट अभी 51वां की बात किया ना तो रजनीकांत। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं अपलोड कर दिया हूँ। अब देखिए क्या, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओसामा बिन लादेन को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ओसामा बिन लादेन को 2011 में, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ओसामा बिन लादेन को 2011 में अमेरिकी सेना द्वारा पाकिस्तान के कौन से शहर में मार डाला गया था। तो ये क्वेश्चन तो बनता है। वैसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, ओसामा बिन लादेन का जो मौत हुआ दोस्तों, याद रखिए 2 मई 2011 को हुआ था। अब ये जो एक आतंकवादी संगठन के रूप में थे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला ना, कहाँ पे मारा गया, पाकिस्तान के कौन से शहर में मारा गया। तो याद रखिए पाकिस्तान के एबटाबाद में। इस चीज़ को याद रखिए, पाकिस्तान के एक शहर है जिसका नाम है एबटाबाद। एबटाबाद, एबटाबाद, इस चीज़ को माइंड में रख लीजिए। एबटाबाद में मार डाला गया था। और उसका ऑपरेशन का जो नाम था ना, ऑपरेशन नेपच्यून, ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। याद रखिएगा, ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। एक क्वेश्चन दम बनता है जानकारी के लिए, स्पीयर, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो ओसामा बिन लादेन का मौत हुआ था 2 मई 2011 को हुआ था दोस्तों। कहाँ पे हुआ था, पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में। और किस ऑपरेशन के द्वारा मारा गया, तो ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं पढ़ता हूँ। भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसमें महिला मुख्यमंत्री बनी। तो देखिए भारत की पहला महिला मुख्यमंत्री जो सुचिता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की है। और देखिए उस पहली अगर राज्यपाल ही बोले हैं तो वहाँ के सरोजनी नायडू थे, जो कि पूरे भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है। क्लियर है। अब विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बोले तो श्री भाव भंडार नायके, जो कि श्रीलंका का था। तो इस चीज़ को आप लोग माइंड में रखिएगा। अब प्रथम महिला अगर बात करें राष्ट्रपति ना, तो मारिया एरा वोल है, जो कि अर्जेंटीना की रहने वाली थी। ये भी क्वेश्चन अब बन जाएगा, ये भी आप लोग माइंड में रख लीजिए। क्या लिख रहा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। न्यू डेवलपमेंट के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो देखिए एनडीबी से हम लोग बोलते हैं। तो एनडीबी का जो स्थापना जो हुआ था, सबसे पहले देखिए वर्तमान अध्यक्ष बोलेगा तो मार्कस ट्राइजू है। इसका याद कर लीजिए, मार्कस ट्राइजू, ये क्वेश्चन बन सकता है। ये मार्कस ट्राइजू है, मार्कस ट्राइजू है। अब देखिए एनडीबी बैंक में वर्तमान अध्यक्ष, अब देखिए एनडीबी का सबसे पहले ब्रिक्स वाले सभी देश थे। तो ब्रिक्स में कितना, देखिए BRICS है, बी से ब्राज़ील, आर से क्या हो गया रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, ऐसे साउथ अफ्रीका। ये पांचों देश इसमें 2014 में शामिल हुए थे। लेकिन 3 देश अर्थात 3 वर्तमान देश इसमें शामिल हुए। उसमें प्रथम देश से याद रखिए उरुग्वे, दूसरा होता है UAE और तीसरा होता है बांग्लादेश। ये तीनों सदस्य इसमें शामिल हो गए। अर्थात एनडीबी में वर्तमान समय कुल 8 देश शामिल है। 5 पहले वाले थे और 3 अभी इसमें ऐड किए गए। अर्थात टोटल कितना हो गया, 8। इस चीज़ को मारे में रखिएगा। तीसरा देखिए, एक उरुग्वे हो गया, एक UAE हो गया और एक बांग्लादेश हो गया। अब देखिए इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ब्रिक्स में एनडीबी का स्थापना जो हुआ था 2014 में हुआ था। और एनडीबी का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेवलपमेंट बैंक होता है। क्लियर। अब देखिए इसमें जो इसका जो हेड क्वार्टर संघाई चीन में है। और इसका पहले उपाध्यक्ष जो बोले हैं KV कामंत थे। तो इस चीज़ को आप लोग माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है, यानी कि कैग। सबसे पहले कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इसके बोलते हैं। इसका जो कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष होते हैं। अर्थात जो दोनों में से पहले पूर्ण हो जाए उन्हें कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो वर्तमान बात किया ना, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल रह चुके हैं, अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं। और ये भारत के 14वें नंबर के CAG हैं। अगर इसकी अनुच्छेद की बात किया ना, तो अनुच्छेद 148 से 151 के बीच चलते हैं। क्लियर है। तो इस चीज़ को रखिएगा। अब प्रथम क्या बोले ना, V नरहरि राव थे। लास्ट से 2 क्वेश्चन और है। भारत में सबसे बड़ी रामसर साइट कौन है। तो देखिए रामसर साइट के लिए स्थापना जो हुआ था ना 2 फरवरी 1971 को हुआ था, ईरान में हुआ था, ठीक है। अब इसकी सबसे बड़ी जो अभी तक भारत में कुल 46 रामसर हो चुके हैं। अर्थात 2021 में 4 रामसर साइट और जुड़े हैं, जिसमें 2 हरियाणा से 2 गुजरात से हैं। तो सबसे बड़ी की बात की ना, तो चिल्का झील है, क्योंकि वो उड़ीसा में है और वह उड़ती है इसलिए, ठीक है। और सबसे छोटी बोलिए ना, तो रेणुका झील, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। देखिए रामसर साइट अभी भारत के कुल 46 में, चारों 46 में बता देता हूँ। देखिए इसका पहला जगह था ईरान था, ठीक है। तो इसमें ध्यान दे रखिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है आप लोगों को। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, बस 2 क्वेश्चन है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। प्रेस में बात किया तो 142 है। और हंगर इंडेक्स बात की जाए ना, तो 101 है, जो कि पहले 100 बल्कि 94 थे।
तो कबर ताल आर्द्र भूमि को हाल ही में रामसर साइट में जोड़ा गया है। कहाँ पे है? कबर जो है ना, यह बिहार में है। ये कहाँ पे है दोस्तों? बिहार में है। और लद्दाख में कौन है? सोकर झील और पेंगोंग झील थे। इसे भी आप लोग माइंड में रख सकते हैं। लास्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका किस द्वीप समूह के समूह से जुड़े हैं? तो इसे आप लोग याद कर सकते हैं एडम ब्रिज से, जिसे पाक जल संधि भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, मैंने इतना क्वेश्चन आने का प्रयास किया था, तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।